आजाद जी, आजाद समाज पार्टी देखो समय चाहिए आपसे सिर्फ 15 मिनट। ये बताओ दोगे नहीं दोगे? 15 मिनट दोगे नहीं दोगे हमें बताओ। तो फिर इन 15 मिनट में सारे काम छोड़ के सिर्फ हमें सुनो और बैठ जाओ, क्योंकि बैठ के एक दूसरे को परेशानी नहीं होगी। एक आप भी बैठ जाओ, इधर हो जाओ, साइड हो जाओ। सब लोग भी बैठ जाओ। शुरू करें? ये बताओ हमारी आवाज कितने लोगों को आ रही है? पहले बताओ, जिनको आ रही है वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, बाबू जगदीप प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झंकारी बाई, माँ रमाबाई, माँ फातिमा शेख, माँ अहिल्याबाई होलकर, सर छोटू राम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर फरीदी साहब, मेरे नेता, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, और हम सबको गूंगे बहरों को जबान देने वाले परम पूजनीय विश्वकर्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए सरदार करतार सिंह सराभा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, और ये शामली थाना भवन जलालाबाद की धरती, ये वो धरती है शामली की जहां से जब अंग्रेज देश में तानाशाही कर रहे थे तो सबसे पहले तोपखाना शामली में लूटा गया था। इस शामली की धरती पे तोपखाना लूटा गया और उस तोपखाने के लूटने की सजा ये मिली कि यहां से लेकर और दिल्ली तक एक पेड़ पे एक मौलवी। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का इस देश में कोई योगदान नहीं है भारत की आजादी में, तो मैं उनको बता दूं कि इस देश के मुसलमानों ने देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इस देश के जाट, गुर्जर, दलित, अगड़े, पिछड़े एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारी माताएं, बहनें, और ये जो मेरे सामने उपस्थित है नौजवान साथियों, मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि लंबे समय से रोते चिल्लाते हो गए, आज तक भी हमारी दिशा और दशा नहीं बदली। इस आजाद भारत में मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, मेरा वर्ग हो, ये सब लोग परेशान हैं। मैं तो यही आपके बराबर के जनपद में जन्मा हूं, लेकिन जितना प्यार मुझे देश के अंदर मिलता है, मैं जिस जनपद में जाता हूं वहां मिलता है, उतना ही प्यार हमेशा से शांति के लोगों ने मुझे दिया है। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक इस शांति के प्यार को याद रखूंगा, ऐसे भूलूंगा। मेरे दिल में कुछ दर्द है और वो दर्द मेरा अपना नहीं, आप सबका दर्द है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए
ये अधूरी आजादी जिसमें रोटी रोटी के लिए भी आप लोग मोहताज हैं, जहां रोज आपकी बहन बेटियों का चीरण होता है, आपको मजदूरी मेहनत करने के बाद भी जो है आपका हक नहीं मिलता, जहां किसान अपनी फसल के दाम में नहीं तय कर सकता है, जहां गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे रोज हत्या होती है, वहां आप आजाद कैसे हो? आप अपने मन से कुछ बोल नहीं सकते, आप अपने मन से कुछ कर नहीं सकते, आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। इस सरकार में बैठे लोग हमेशा बड़े बड़े वादे करके हमारे लोगों को ठगने का काम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सीट को आप आजमा चुके हैं, एक से पकड़ लो, घंटा पक्ष में लगा दें, ध्यान रखना बहुत शब्दों को अपने आप। बहुत जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं कि जिनको आप आजमा चुके हैं और दोबारा आजमाना चाहते हैं, तो आप ये बताओ, क्या उनके राज में आपकी जिंदगी बदली? क्या गरीबों को रोटी मिली? क्या नौजवानों को रोजगार मिला? क्या महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अन्याय खत्म हुए? क्या किसानों को उनका दाम मिला? तो जब कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज मुस्लिम समाज के लोग यहां मौजूद हैं, मौलाना कलीम साहब को जेल भेजा गया है। वो धरा आपके ठेकेदार जो आपकी राजनीतिक ठेकेदार बनते हैं, वो लोग कहां हैं? क्या मौलाना कलीम का दोष ये है कि वो अपने समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करे, तालीम देने का काम करे, ये उनकी लड़ाई है, उनका दोष है? मैं ये इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं कि जिन लोगों को आपकी वोट से मतलब है, उनको आज भी आपसे मतलब है और वो मकसद के लिए आपसे बात करते हैं। और फिर हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग हर कमजोर, हर गरीब, दलित की, पिछड़े की, मुसलमान की, सिख की, जैन की, बौद्ध की, किसान की, मजदूर की, सबकी आवाज बनते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में गरीब की कोई हैसियत है या नहीं है? ये अगर गरीब के बेटा आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे को चुप क्यों रहे हैं? क्या गरीब अपनी किस्मत का फैसला, अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर को खुद नहीं लिख सकता है? आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये पैसे में बुलाई फिर नहीं है। मैं भी तो लोग मेरे साथ मुझसे कह रहा था कि देखो फूल है, 3 लोग बैठे हुए हैं, पैदल भाग रहे हैं, अगर कोई इनको पैसे दे कोई नहीं भागे। ये अगर कुछ एक कारण जो है जिससे भाग रहे हैं, ये कारण है कि ये भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा करते हैं और इनको ये विश्वास है कि ये आदमी जो हमारा पूरे दिखेगा नहीं। इनको ये भी विश्वास है कि जो अधूरा सपना बाबा अम्बेडकर मानने वाला सिनेमा साहब कर रहा है, ये आदमी चाहे मर जाए उस सपने को पूरा करा करने का हमारी जिंदगी बदल कर। तो जो विश्वास आपको मुझ में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें दलित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का एकमात्र अधिकार जो मिला वो संविधान से मिला। क्या मैं गलत कह रहा हूं? संविधान से अलग हमें अधिकार थे। जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनको बैठने का अधिकार नहीं था, उनको बराबरी का दर्जा कुर्सी दी बाबा साहब अम्बेडकर ने। आज उनका सपना अधूरा है। आज उनके संविधान को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जीता है मैं जीता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग भारतीय संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कपड़ा पहनने को यह सम्मान का अधिकार दिया, क्या आपके होते भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा? क्या आप भारतीय संविधान की रक्षा के लिए तैयार हैं? मैं एक और बात आपको याद दिला दूं, बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन काल में कह के गए कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा आपकी वोट से तैयार होगा। क्या गरीबों को उनका राजा मिला? क्या गरीबों के दिन बदले? चुनाव के बाद भी आजाद के बच्चे में कोई, जब आपको सताया जाता है, आपकी जमीन दबाई जाती है, आपके घर जलाए जाते हैं, तब भी आता है कोई आपके बीच में लड़ाई लड़ने? क्या भीम आर्मी के लोग आपकी मदद में रहते नहीं रहते? बताओ तो आप। क्या भीम आर्मी के लोग कभी आपको निराश करते हैं? चाहे सीएए एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे दिल्ली में रविदास गुरु पर जो तोड़ा गया उसका आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे हाथरस का आंदोलन हो, चाहे अलीगढ़ का आंदोलन, चाहे देश में कोई आंदोलन हो। अभी मैं हाथरस से बोल रहा हूं, शर्म आनी चाहिए दलित वर्ग के लोगों को। आपकी बच्ची को पहले सताया गया, फिर उसको जला दिया गया,
चुका, उसके चरित्र का हनन किया गया सरकार में। सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी सरकार लग गई। 1 साल हो गया न्याय नहीं मिला। जब मुझे पता लगा कि उनके घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया गया है, उनकी गली में 1.5 फुट पानी भर रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तभी मैंने कहा कि मैं वापस जाऊंगा। और क्या आप लोगों ने देखा कि जब वहां ये कहते हैं, गांव में बहुत जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग खुद को कहते हैं, वो ये कहते हैं यहाँ कोई आ नहीं सकता, तो मैंने वादा कहा कि आ ही नहीं सकता, मैं तो यहाँ रह के जाऊंगा, यही रहूंगा इस धरती में, हाथरस की धरती में यही रहूंगा आपके बीच में। और जब मैंने कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये सड़क नहीं बनेगी, सफाई नहीं होगी, वो जो वादा मुख्यमंत्री ने किया था कि नौकरी दूंगा, घर दूंगा, पेंशन दूंगा, जब तक वो नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगा। तो आपकी ताकत क्या के 1 बजे काम लगा उस गली में, 1 बजे सारी सुविधाएं वहां पहुंची, 1 बजे सड़क बनने का काम हुआ, सफाई का काम 1 बजे स्टार्ट हुआ। ये ताकत दी है आप लोगों ने मुझे मैं इनके एमएलए नहीं हूं, लेकिन शासन प्रशासन के लोग ये जानते हैं पूरे देश में कि उसका समाज उसके साथ खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो परेशानियां आपकी जिंदगी में है, रोटी की परेशानियां, रोजगार की परेशानियां, बच्चों की पढ़ाई की परेशानियां, बच्चों की पढ़ाई की परेशानियां, न्याय की परेशानियां, तरक्की की परेशानियां, ये सारी चीजों का हल बाबा साहब अम्बेडकर बता के गए नहीं गए? आपको पता ही नहीं पता है? क्या है वो हल? बताना जरा मुझे, क्या है वो हल? संविधान हल नहीं है, संविधान तो रास्ता है, हल है सत्ता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स इज द मास्टर की। उन्होंने कहा कि सारी परेशानियों की चाबी है सत्ता, क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों को अत्याचार नहीं करता, उनकी कोई जमीन नहीं दबाता, उनके कोई हक अधिकार नहीं छीनता, उनकी तरक्की के रास्ते में कोई कांटे नहीं लगाता। वो मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बन जाता है। वो सत्ता आप लोग लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। नौजवान मुझे बताएं, क्या गुलामी की जीवन ही तुम अपना जीवन समझते हो? क्या इस गुलामी के जीवन को खत्म नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारा खून कमजोर है? क्या गरीब इस देश में गुलाम है? तो फिर आप आजादी क्यों नहीं लेना चाहते? बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा सपना और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा आपसे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं कराते और जिंदा लोग पूरे नहीं देते। मैं अपने नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप बाबा साहब की द्वारा हत्या देखना चाहते हो? ये जोश है नशा? वापस आओ। उनके जोश का तो मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपका जोश कुछ ठंडा हो गया है। जिसके पास वोट है उसकी शासन, उसकी सत्ता आएगी। वोट तुम्हारे पास, सत्ता इतने से होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे लोग वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे। ना बिकने वाला समाज तैयार करने के लिए मेरे गुरु मेरे रहमान ने अपनी जिंदगी खर्च कर दी, और आप लोग आज भी मालिक नहीं बन पा रहे। कहां कमी है? कमी यह है कि जो समाज संगठित नहीं होता वो कभी शक्ति नहीं बनता है। आप बहुजन समाज के लोग अगर संगठित हो जाओ तो 15% लोग इस देश में 85% लोगों के सामने सत्ता में काबिल नहीं हो सकते हैं। सत्ता 85% लोग आएगी, 15% लोगों को भी जीवन में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन 85% बहुजन समाज के लोगों का जीवन भी बदलेगा। अभी जो सरकार वर्तमान में है वो किसानों के खिलाफ कानून बनाती है, वो दलितों के अधिकारों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, दलितों की तरक्की रोकने के लिए, पिछड़ों की तरक्की रोकने के लिए वो सरकार निजीकरण लाती है, आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहती है, सरकारी सिस्टम को बर्बाद कर देना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं जो नौजवान पढ़ रहे हैं, जब सरकारी डिपार्टमेंट में होगा तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी? जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो आपकी तरक्की के रास्ते कहां से खुलेंगे? जब आरक्षण नहीं होगा तो आपको जो आज भी भेदभाव है, आज भी आपको आपका हक अधिकार नहीं मिला, मुफ्त शिक्षक भर्ती में हमने देखा, तो आपको कौन जो है सीट देगा? आपको कौन नौकरी देगा? क्या आप हमेशा जो जिंदगी इन सरकारों ने, इस सिस्टम ने आपको थोपी, उसको अपना भाग्य समझ बैठे हो गया? देखो, जो लड़ना चाहता है उसे पढ़ना होगा, और
जो आगे बढ़ना चाहता है उसे जुड़ना होगा। काशीराम साहब कहते थे जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। क्या आप इस जिंदगी से, जो गुलामी की जिंदगी आपकी है, मुक्ति चाहते नहीं चाहते बताओ? जो चाहता है वो दोनों हाथ उठाए। जितने लोग यहां बैठे हैं ना, अगर इतने लोग नियत बांध के अपनी जिम्मेदारी पे काम करें तो ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता पलट देंगे। मैं तो सिर्फ सामने की आपसे बात कर रहा हूं, कितने विधानसभा शामिल? ये बताओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मगर ये बताओ, वोट तुम्हारा, राज उनका, चल रहा है, चल रहा है। तुम्हारे दिलों में क्या आग पैदा नहीं होती कि बाबा साहब के सपने को कुचल के देश जो है, बाबा साहब के जो सपने थे उनको कुचल के बर्बाद करने का मैसेज कर रहा है? क्या घर बैठे आपको ये तकलीफ नहीं होती? क्या जब रात को आप सोते हो तो सपने में ये डर नहीं सताता कि बिना संविधान के आपकी जिंदगी क्या होगी? अगर संविधान हट जाएगा तो आपकी जिंदगी क्या होगी? आपको कोई पंचायत का मेंबर ना बनाए, विधायक एमपी को बहुत दूर की बात है, समझ रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं, भाईचारा बनाओ। मैं चाहता हूं, बीजेपी चाहती है कि मौलाना कलीम साहब का जो मामला है उस पर मुस्लिम समाज के लोग रोड पे आए, और जब वो रोड पे आएंगे तो ये सरकार गोली चला के माहौल बनाएगी कि देखो हमने मुसलमानों का इलाज कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार के सत्ताधारी एजेंडे में हमारे लोगों को फंसाएंगे? इस सरकार का जो एक हिंदू मुसलमान में बांटने का एजेंडा सरकार लाएगी, क्या हमारे लोग तो इनकी बातों में आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि आप लोग सोचो भाई कि हम यहाँ खतरे में आ गए, आप यहाँ खतरे में तब हो जाओगे जब संविधान में रहेगा। और संविधान को कौन सी सरकार नुकसान पहुंचा रही है? कौन सी सरकार? इस भाजपा को उखाड़ फेंकने में मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ उठाकर बताओ कि मदद करोगे नहीं करोगे? तो फिर सुनो, बहुत सेल्फी दिख रही, बहुत वीडियो बना ली, अब आप खड़े हो जाओ। अरे यहां नहीं खड़े होना, सुनो अभी क्या नाम है, सुनो। अब आप खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। अब रोना, अरे यहाँ खड़े होना नहीं है, दोबारा सुनो, पहले सुन लो। यही तो हो रहा है कि कहता कुछ है कोई लोग, करते कुछ और लोग। मैं ये कह रहा हूं कि अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और ये तय कर लो कि अब हम इस प्रदेश में अपना राज लेके आएंगे। उसके लिए हम लोग गांव-गांव जाके मेहनत करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर मानव काशीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। गांव-गांव जाके भाईचारा बनाएंगे, गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का काम करेंगे कि अगले 5 महीने हमें बचना नहीं है, हमें जुड़ना है, ताकत बनानी है, और गांव-गांव जाके वोट की वैल्यू को समझाने का काम करोगे कि अगर आपने एकजुट होकर वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जिला शामली में जब्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मैं एक और बात कह रहा हूं, मेरी 2 बातें बहुत बुनियादी याद रखना। ये सरकार बांटने का काम करेगी और आप जोड़ने का काम करना, समझ रहे हो? इस भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई राज है तो वो मात्र और मात्र एकमात्र आजाद समाज पार्टी है जिनका डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। क्योंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग ना तो सीबीआई से डरते, ना ईडी से डरते, ना इनकम टैक्स से डरते, ना आईबी से डरते। अगर डरते तो हैं तो बुरा करने से, बुराई करने से, लड़ने से, वरना अगर भाईचारा बनाने का काम को पूरे देश में कर रहा है और कहीं भी किसी मजलूम पे, शोषित पे, किसी बहन पे
किसी समाज पे जो जाति होती है, अगर लड़ने का काम कोई करता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दोबारा कि अपनी ताकत को पहचानो। ये लोकतंत्र है। एक शब्द से मुझे नफरत होती जा रही है, राजनीति। राजनीति राजतंत्र में चलती है। राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति, यानी कि धोखा देके, झूठ बोल के, बेवकूफ बना के, लूट के, गुमराह करके राज स्थापित करने की नीति। ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। मेरे हिसाब से राजनीति की जगह इसका नाम होना चाहिए जननीति, कि जनता के हित में नीति, जनता के विकास के लिए नीति। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, आप नोट कर लो और हम जाके हर व्यक्ति को बताना। मेरी बात को मीडिया के लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये 8 चीजों के लिए किसी गरीब को किसी का हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा वादा है आपको। नौजवानों के लिए रोजगार, सुनिए, जितना बैकलॉग है वो भरा जाएगा और आप लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। जितना जो तमाम तरह का सिस्टम है जिसमें आप लोगों की भागीदारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते मिले। सरकारी स्कूल, सारे प्राइवेट स्कूल बंद करके, तुम में से किसी का तुम बताना मत, हमारे को सरकारी करेंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों को सरकारी करके गरीबों के लिए भी अच्छी पढ़ाई के रास्ते और मुफ्त शिक्षा के रास्ते हम लोग खोलने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमें कह के गए कि शिक्षा से का वो दूधे जो तुझे का है। तो अब कोरोना काल में कितने लोग की जान गए आपने देखा। आप उस चीज को याद करो। आपको अपने बच्चे के लिए इलाज की जरूरत थी, अपनी बेटी के लिए इलाज की जरूरत थी, अपनी पत्नी के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। अस्पतालों में जगह नहीं थी, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयां नहीं थी। गरीब रोड पे मर रहा था, अमीर अपनी व्यवस्था कर रहा था और सरकार के लोग ताली और ताली बजा रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारी अस्पताल में भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा व्यवस्था कराने का काम और सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज कराने का काम आजाद समाज पार्टी के लोग हर व्यक्ति के लिए करने का काम करेंगे। यहाँ ये किसानों की भी धरती है। अभी किसान लोग परेशान हैं कि 80 रुपए दाम मिल जाए, बढ़ जाए गन्ने का। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसकी आमदनी उसको मिलनी चाहिए। किसान अगर तैयार हो जाए और वो झूठे लोगों से उम्मीदें खत्म करें तो आजाद समाज पार्टी के लोग किसानों को 80 की जगह 100 रुपए बढ़ाने करने का काम जो है वो देने का काम करेंगे। मैं फिर समझा रहा हूं, अगर आप लोग एकजुट ना हुए और अगले 5 महीने आपने मेहनत ना दी तो अगले 5 साल तैयार रहना अपने सारे अधिकारों को अपने आंखों के आगे छिपते हुए देखना मेरे साथ। क्योंकि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार भारतीय संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को दोबारा लागू करना चाहती है। उस मनुस्मृति में शूद्र वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को पानी पीने का अधिकार भी नहीं है। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोग पीने का पानी पी रहे हैं। आज तो हम लोग कूलर में बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, स्टेज लगी हुई है। कल ये सारी ताकतें, सारे अधिकार आपसे छीन जाएंगे। क्या वो दिन नौजवान देख पाएंगे? देख पाएंगे? तो मैं ये चाहता हूं, मैं आपसे दिल से काम कर रहा हूं कि मैंने क्या कभी आपको निराश किया? पहले दोनों अपने दिल से मुझसे बताओ, कोई ऐसी लड़ाई हुई जिसमें, कोई ऐसा आंदोलन हुआ, आपके अधिकारों पे हमला हुआ जिसमें मैंने आपको निराश किया हो? क्या मैं कभी किसी के सामने झुका हूं? क्या मैंने कभी घुटने टेके हैं? क्या मैंने कभी आपके स्वाभिमान को कमजोर पड़ने दिया है? मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं आपके लिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सारे काम करना चाहता हूं, लेकिन वो ताकत सत्ता में है। मैंने जिस दिन से मैंने आंदोलन को आगे बढ़ाने का कारवा शुरू किया था, मैंने 16 महीने की जेल काटी। एक बार शामली के लोग गए थे, हम लोग गए, बहुत मदद की।
क्या मैंने 16 महीने में एक बार भी सरकार को कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं भीख मांग रहा हूं, आपसे माफी मांग रहा हूं? कभी कहा? हमने लाठी हटाई दिल्ली के आंदोलन में, जब संविधान गुरु को तोड़ दिया गया, और हमने सुप्रीम कोर्ट और सरकार को दोनों को दुखाने का काम किया कि हमने सरकार के आगे माफी मांगी। जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, पूरे देश में भीख मांगने के लोगों ने बलिदान दिया, तो क्या सरकार से माफी मांगी? जब सीएम क्या रांची पे देश का मुसलमान अकेला खड़ा था, आप तो बहुत ठेकेदार घूम रहे हैं, ये कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। मैं कह रहा हूं वो चुनाव के बाद फिर घर में बैठ आएंगे। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कह रहा हूं कि अजमाए हुए लोगों को अजमाना बंद करें। जो लोग 5 साल आपके बीच में नहीं आता, आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, उनको छोड़ दें। एक बार काम करने वाले लोगों का साथ देकर देखो, अगर हमारे नारे नहीं करते तो फिर कहना मुझे आप लोग। तब भी हमने 27 दिन की जेल काटी, सरकार के आगे नहीं झुके। मगर आज मैं समझता हूं कि अपने बुजुर्गों की पकड़ी की लाज रखने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, अच्छी पढ़ाई देने के लिए, गरीबों के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए, अच्छे स्कूल बनाने के लिए, माता बहनों की सुरक्षा के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आपको लगता है अगर आपके भाई के हाथ में ताकत होगी, आपके हाथ में ताकत होगी, किसी बहन पे अत्याचार होगा? दिल से बताओ, दिल से। किसी बहन का अपमान होगा? किसी बहन को बेइज्जत किया जाएगा? मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ऐसी कानून व्यवस्था जिसमें अपराध करने से पहले 1000 बार सोचा करेगा कि कौन बैठा हुआ है कुर्सी में, उसका दिमाग लगाना ठीक रहा करेगा, वो ताकत मैं आपसे मांगने के लिए सामने में आया हूं। क्या आप मुझे आगे बढ़ाने का काम करेंगे नहीं करेंगे बताओ? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे जो पैर आपके साथ यहाँ खड़े हो जाओ और इतनी जोर से नारा लगाओ कि पूरे सामने तक आवाज जानी चाहिए कि आज बहुजन समाज के लोगों ने गुप्तकार बनी है। मेरे साथ अकेले नहीं सुनेगा कोई। एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ के मुट्ठी बनाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ ताकत बनो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ बनाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सारी बुराइयों को छोड़ो, गले लगाओ सबको और आवाज दो, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बहुजन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, तो बहुजन की बात करेगा। वही देश पे राज करेगा। निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो, बेईमानों से। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी, जिंदाबाद, भीम आर्मी, जिंदाबाद, बहुजन एकता, जिंदाबाद, बहुजन एकता, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। दलित पिछड़ों करो विचार, दलित मुसलमान करो विचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, दलित पिछड़ों करो विचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, दलित मुसलमान करो विचार। नहीं सहेंगे अत्याचार। अगर विचार कर लिया ना तो मैं आपकी ताकत को जानता हूं। आप विचार करो और देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज आप पे रोक जमा रहे हैं ना, इनमें फकीर बन जाएगी, फकीर में की ताकत को जानता हूं। यहाँ घबराना नहीं आप लोग। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस प्रोग्राम के आयोजक टीम को, नगर की टीम को, जिले की टीम को, नीतू भाई को, कुलदीप भाई को, अनुज भाई को, आप तमाम लोगों को, जो मंडल के पदाधिकारी मोदी जी, ये मेहताब पूजन जी को, तमाम हमारे जो नेता यहाँ लगे हुए थे जिन्होंने मेहनत की, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि आपके दिन बदलेंगे, याद रखना। गरीबों का राज आएगा, गरीबों का राज आएगा। हर एक गरीब मालिक बनेगा और मालिक बनाने का जो रास्ता होगा वो आजाद समाज पार्टी देगा।